दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो फ्रांस एग्जिस्ट कर रहा है 2024 में, ये वो वाला फ्रांस नहीं है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एग्जिस्टेंस में आया था, यानी कि 1789 के बाद। तो क्या आप बिलीव करेंगे या आप बिलीव नहीं करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। बट सच्चाई यही है कि फ्रांस के 5 रिपब्लिक्स रह चुके हैं सिंस फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग फ्रांस एग्जिस्ट कर चुका है एज रिपब्लिक्स। इन इमेजेस को अभी हम समझते हैं। आपका फर्स्ट इमेज जो है ये आपका कैसल ऑफ बैस्टिल, जिसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है फ्रांस के लोगों के द्वारा, और इसे इनिशियली बहुत संघर्ष करने के बाद कैप्चर कर लिया जाता है। यहीं से शुरू हो जाता है आपका फ्रेंच एम्पायर का एंड का शुरुआत। ठीक है, यहाँ पे दो आर्मीज के बीच में लड़ाई हो रही है, यानी कि जो लुइस 16 के सपोर्टर्स और अपोजिट साइड में जो फ्रांस के लोग जो है उनके साइड से जो लड़ रहे थे वो लोग, इनके बीच में संघर्ष हो रहा है। यहाँ पे जो फ्रेंच वीमेन है उन्होंने पार्लियामेंट को कैप्चर कर लिया है और ये अपने इक्वल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो आपका फोर्थ एंड लास्ट इमेज है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इमेज है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इस इमेज का सिर्फ एक ही सिंगल मतलब निकल के आता है, लिबर्टी, या फिर आप कह दीजिए लिबर्टी ऑफ मैन, या फिर आप कह दीजिए इक्वालिटी ऑफ मैन, क्योंकि अब से एम्पायर खत्म हो चुका है, एम्परर जा चुका है। तो ये सिंगल इमेज आपका लिबर्टी को सिंबलाइज करता है, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन को सम अप कर देता है ये एक ही इमेज। तो दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इजी अचीव्ड रेवोल्यूशन नहीं रहा था। इसे अचीव करने के लिए लोगों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में स्ट्रगल किया और फाइनली जो उनका सपना था 1789 में उसको अचीव किया, काफ़ी लेट में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, यानी कि उनको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स उनको संघर्ष करना पड़ा था टू अचीव द रिपब्लिक जो उनका सपना था 1789 में। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे कि ये दुनिया का पहला रिपब्लिक बना था, उस समय एम्परर का होना और एम्पायर का होना एक आम बात माना जाता था, और इसके साथ में कुछ नए आइडियाज़ भी आए थे, जैसे कि आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ऐसे आइडियाज़ जो कि लोग सोच नहीं सकते थे उस समय, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे दुनिया को दिया, यूरोप को दिया। और इसी के बेसिस पे बाद में आपका अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ था, और आपका रशियन रेवोल्यूशन में जो आइडियाज़ थे उनको भी इन्फ्लुएंस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ ने। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो कि दुनिया में सारे लोगों ने कभी ना कभी अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा ही होगा। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन का जो 5 रिपब्लिक्स आए थे वो कौन कौन से थे और वो किस किस डेट में या साल में एग्जिस्ट कर रहे थे। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन पांचों रिपब्लिक्स ऑफ फ्रांस। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि रेवोल्यूशन के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि जो उस समय जब भी वो रेवोल्यूशन घटता है उस समय कमोडिटीज यानी कि सामान, जैसे खाने पीने की सामान, ऐसी चीज़ें, ठीक है, एसेंशियल गुड्स, इनके प्राइसेस जो है बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से लोगों को उसको खरीदने में असुविधा होता है और उनके बीच में एक केओस वाला मेंटालिटी डेवलप होता है। इंडिविजुअल लेवल पे होता है बट ये एक मास साइकोलॉजी आप कह सकते हैं वो बन जाता है, और सारे लोग जो है ज्वाइन कर जाते हैं और देन इट बिकम्स ए रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन में 5 रिपब्लिक्स आए थे, बट फर्स्ट रिपब्लिक जो आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनके भी कुछ यही कारण थे। ठीक है, राइट साइड में आप देख सकते हैं ये फोटो है आपका लुइस 16 जो कि
फ्रांस के आखिरी राजा थे आप कह सकते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्रेंच एम्पायर का लास्ट किंग लुइस 16। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे रीजन्स। सबसे पहले इनिशियली देखिए, फ्रांस में जो ब्रेड है, जो कि एक बेसिक खाने का सामान है ब्रेड, उसके जो प्राइस है वो बढ़ने लगे, और इसके साथ में और भी कई सारे छोटे मोटे चीज थे जिनके प्राइसेस बढ़ने लगे थे। बट क्योंकि ब्रेड जो है डायरेक्टली इफेक्ट करता है इंसान को, तो ये डायरेक्टली एक रेवोल्यूशन का रीजन बन सकता है। देखिए, अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर में इन्फ्लेशन भी है। अगर इन्फ्लेशन है तो इन जनरल अदर कमोडिटीज के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट ब्रेड का जो प्राइस था पर्टिकुलरली वो सडनली राइज कर गया, जिसकी वजह से लोगों के बीच में वो डिसकंटेंट वाला फीलिंग आने लगा। ठीक है, उसके बाद वीमेन जो थे वो सिटी ऑफ वर्साइलिस की तरफ मार्च करने लगे। ठीक है, उसके बाद आपका होता है हिस्टोरिकल स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल फोर्ट इन पेरिस 1789। ठीक है, इसको कब्जाने के बाद लुइस 16 को हटा दिया गया पावर से, और इनिशियली इनका डिमांड ये नहीं था कि हमें एम्परर को हटाना है या एम्पायर को खत्म करना है। इनका डिमांड था एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल किंग, यानी कि एक किंग होगा बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होना चाहिए, जैसे कि अभी आपका यूके में है। ठीक है, तो इसके लिए एक नेशनल असेंबली एग्जिस्टेंस में आया, और इन्होंने उल्टा ये डिसाइड कर दिया कि हम एक रिपब्लिक बना देंगे। उस समय इन्होंने इसको फर्स्ट रिपब्लिक नहीं कहा था, बट उन्होंने इसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो यानी कि जो बेसिक आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशनल किंग, उसको हटाते हुए इन्होंने रिपब्लिक को बनाने का फैसला कर दिया था। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका अचीवमेंट माना जाता है, अपार्ट फ्रॉम लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है, आप चाहे तो गूगल में जाके पढ़ सकते हैं। ये काफी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि यूनाइटेड नेशंस में भी इसको रेफर किया गया है यूएन चार्टर को बनाते समय। ठीक है, यूडीएचआर भी इस पे बेस्ड है। ओके, यूडीएचआर मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। दोस्तों, सेकेंड रिपब्लिक जो है 1848 में आया। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियली एक कोalition ऑफ पॉलिटिशियंस आए, यानी कि कुछ गिनती भर हैंडफुल ऑफ पॉलिटिशियंस आए, कोई एक अकेला आदमी नहीं आया, और इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कह दीजिए या फिर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कह दीजिए, एक ग्रुप था जिसमें एक आदमी नहीं, एक से ज्यादा थे। ठीक है, जैसे आप 4-5 कह दीजिए। इनका कंबाइंड होकर नाम था ऑर्डर एट ऑल कॉस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जो कि एक सिनेरियो बन चुका था सोसाइटी में, डिस्टर्ब होना, केओस होना, इसको मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट हो चुका था, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन जो है एम्परर गायब हो चुका था और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्री में उस समय एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए ऑर्डर एट ऑल कॉस्ट प्लेटफॉर्म को बनाया गया था। जैसे आपका दूसरे जगह भी हुआ है ना, जैसे आपका रशियन रेवोल्यूशन के बाद भी सीक्रेट पुलिस आए थे, जिनका काम था सोवियत यूनियन मतलब नए वाले सोवियत यूनियन में सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। कुछ उस तरह का काम आप कह सकते हैं, ऑर्डर एट ऑल कॉस्ट प्लेटफॉर्म का काम था। आप इसे नहीं कह सकते कि ये एक मिलिट्री रूल था, ये एक सिविलियन रूल ही था, बट इसके जो मेंबर्स थे उनके पास आप कह सकते हैं मिलिट्री वाले फंक्शन करने के पावर्स थे। ठीक है, यानी कि किसी को एग्जीक्यूट कर देना जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस या केओस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप राइट में देख रहे हैं ये जो इंसान है, इनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया था सेकेंड रिपब्लिक के बाद।
यानी कि जो हमने डिस्कस किया था 5 रिपब्लिक्स, उसमें जो सेकेंड रिपब्लिक आया था उसके बाद नेपोलियन ने अपने आप को एक एम्परर डिक्लेयर किया था, यानी कि एक एम्पायर रिपब्लिक्स के बीच में भी आया था, और वो टाइम था 1852। नेपोलियन बोनापार्ट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो ये एक बीच का पॉइंट है जो कि रिपब्लिक्स के बीच में भी एक एम्पायर आया था। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया तो उसके बाद कोई भी फ्रेंच एम्पायर नहीं आया था, उसका नाम था सेकेंड एम्पायर 1852 में, जिसके एम्परर थे खुद नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, आपका जो थर्ड रिपब्लिक है वो 1870 में आया। ठीक है, आप इसको देखिए 1870 से 1940 मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। नेपोलियन के जो नेफ्यू थे, ठीक है, जिनका नाम था लुइस नेपोलियन, अपने घमंड में वो वार कर बैठे प्रशिया के साथ। ठीक है, प्रशिया, इसके पास भी एक अच्छा खासा पावरफुल मिलिट्री था उस जमाने में। ठीक है, आप हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो प्रशिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर कह सकते हैं, सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड था। ठीक है, और इसमें इनकी हार हुई थी क्योंकि इनका जो आर्मी था वो इल प्रिपेयर्ड था, और जाहिर सी बात है कि जो लुइस नेपोलियन थे उनको हारना पड़ा था। ठीक है, इनके बाद आता है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, और प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो लोग थे वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, उनको चाहिए था एक नया किंग, बट ये फेल हो गया था। ठीक है, इस चीज को नोट कर दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है थर्ड रिपब्लिक के अंदर। ठीक है, बट रिपब्लिकन फोर्सेस यानी कि डेमोक्रेसी के जो समर्थक थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया फाइनली, और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो बन गया आपका परमानेंट गवर्नमेंट। ठीक है, और यही परमानेंट गवर्नमेंट जो है वो आपका थर्ड रिपब्लिक बन गया। ठीक है, यानी कि अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट किंग बना लेता तो शायद फिर से एक थर्ड एम्पायर आ जाता, बट क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, इसी वजह से फ्रांस का थर्ड रिपब्लिक मौजूद में आ गया परमानेंट गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है, अच्छा, ये आपका 1940s का समय है। ठीक है, डेथ ऑफ द थर्ड रिपब्लिक केम विद द फ्रांस 1940 डिफीट बाय द नाजी जर्मनी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि 1940s में जब नाजी जर्मनी ने फ्रांस को कब्जा लिया तो उस समय भी एक नया होप आया था कि एक नया किंग आएगा और पार्लियामेंट को फिर से डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, डेथ ऑफ द थर्ड रिपब्लिक का आइडिया आया था 1940s में। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, इस समय कंप्लीट जो पावर होता है एक फ्रेंच वार हीरो के हाथ में चला जाता है। ठीक है, जिनका नाम था फिलिप पीटेन। ओके, और इनका जो समय था उसको कहा जाता है विची फ्रांस। ओके, विची फ्रांस इसको कहा जाता है, जो कि थर्ड रिपब्लिक के एंड के तरफ आया था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि विची फ्रांस कब एग्जिस्ट करता था, यानी कि ये थर्ड रिपब्लिक के एंड के तरफ। अब हम देखेंगे हमारा जो फोर्थ रिपब्लिक है वो कब आया। इसमें दोस्तों देखिए एक प्रेसिडेंट को लाया गया जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं था। 1946 के बाद का मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे लेजिस्लेचर को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया। ठीक है, पॉलिटिशियंस को इलेक्ट किया जाता था अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे इंडिया में होता है। उसके बाद आपका 1958 में ये जो फोर्थ रिपब्लिक है ये भी खत्म हो गया। ठीक है, और ये जो समय था, इसी समय फ्रांस जो है डीकोलोनाइज कर रहा था, इसी वजह से फोर्थ रिपब्लिक जो है वो इसका अंत वो पहुंच रहा था। और इस समय ये जो फोटो में आप देख रहे हैं चार्ल्स डिगॉल,
इस समय चार्ल्स डिगोल को ये कहा गया आप प्रिसाइड करिए और एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आप बनाइए, ये इनको कहा गया था। तो इन्होंने प्रिसाइड किया और आपका जो है फोर्थ रिपब्लिक का जो है वो एंड हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका आता है फिफ्थ रिपब्लिक जो कि 1958 के बाद आया। ठीक है, इसमें पूरा उल्टा हो गया और ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। इसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, और इस आइडिया को सपोर्ट किया था उस समय फ्रांस के 80% वोटर्स ने। और इसी के साथ साथ एक और चेंज भी लाया गया था फिफ्थ रिपब्लिक में, जहाँ की ओरिजिनली पहले प्रेसिडेंट का जो टर्म था वो 7 साल था, उसको रिड्यूस करते हुए 5 साल कर दिया गया फ्रांस में। ठीक है, और इसी के साथ में एक थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी बनाया गया। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे डिसाइड करेगा नए लॉज का, यानी कि फ्रांस का जो पार्लियामेंट है अगर कोई नया कानून लेके आता है उसके ऊपर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, उसका लीगल वैलिडिटी, उसको डिसाइड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको भी एग्जिस्टेंस में लाया गया। ठीक है, ये 1, 2, 3 ये 3 मेन फीचर्स हैं आपके फिफ्थ रिपब्लिक के। और ये जो आप देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है 2024 में। दोस्तों यही हमारा वीडियो था, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने आज जाना कि फ्रांस के 5 रिपब्लिक एग्जिस्टेंस में आए थे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल जियोपॉलिटिक्स पास्ट एंड द फ्यूचर, and also do share this video with your friends via WhatsApp etc. and have a great day.